Hello everyone, welcome to AS Tutorials. In this lecture, we are going to learn about distance, displacement, speed and velocity. Okay, so we'll start with distance. As we have discussed in earlier video, the definition we have to write as it is. So first of all, we'll learn about the definition given it in our textbook. तो distance होता क्या है? तो डिस्टेंस का सबसे पहला ये हमें डेफिनेशन दिया गया है, उसके बारे में हम जानेंगे कि डिस्टेंस का हमें डेफिनेशन क्या दिया है वो हम देख लेंगे. डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन मोशन वाइल गोइंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. ठीक है, ये हमारा डिस्टेंस का डेफिनेशन है कि वो डिस्टेंस मतलब हम एक एग्जांपल तो अभी ले गई, पर ऐसा जो एक इंसान समझो एक जगह से उसकी जर्नी शुरू कर रहा है तो वो दूसरे जगह पे जब उसकी जर्नी एंड कर रहा है तो उसने जो भी रास्ता चुना गया है जितना भी लंबा हो आड़ा टेढ़ा हो वो उसको जब हम मेजर करेंगे तो उसका जो लेंथ होगा उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बोलेंगे. जैसे कि यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं. ये एक पार्टिकल है जिसको हम ए नाम, दूसरा पार्टिकल है जिसको हम बी नाम दे देते हैं. ठीक है, तो ये ए को बी के पास जाना है तो ए जो है ना वो सीधा रास्ता उसको पसंद नहीं है तो वो क्या करता है, आगे पीछे आड़ा टेढ़ा रास्ता चूज़ करता है. तो वो ऐसे ये जो कर्व लाइंस आपको दिख रही है वो उसका पाथ है, मतलब वो उधर ट्रैवल करके बी के पास जा रहा है. तो सबसे पहले वो यहाँ से ए से ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, वैसे वैसे करके वो बी के पास जा रहा है. तो अभी अगर हमको बोला गया है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, तो हम कैसे इसको फाइंड करेंगे. तो ये जो पूरा का पूरा ये जो कर्व है, ठीक है, जो उसने एक्चुअली में ट्रैवल किया है, जो उसका रास्ता है, हमें उसका लेंथ निकालना पड़ेगा हमारा डिस्टेंस फाइंड करने के लिए. ठीक है, क्योंकि हमें क्या बोला है कि इट इज़ द एक्चुअल पाथ. तो ये जो ऊपर नीचे का जो ये कर्व है वो उसका एक्चुअल पाथ है तो उसका डिस्टेंस हो जाएगा वो. ठीक है, समझ में आ रहा है डिस्टेंस थोड़ा बहुत. हम एक और एग्जांपल लेंगे इसके बाद तब हमको और अच्छे से समझ में आएगा. वैसे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, देखो, डिस्प्लेसमेंट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग एंड द फिनिशिंग पॉइंट. अभी एक दूसरा टर्म होता है जिसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं. पहला वाले को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हैं. तो हमें डिस्प्लेसमेंट क्या बोल रहा है कि इट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग एंड द फिनिशिंग पॉइंट. तो अभी यहाँ पे हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ए है, और फिनिशिंग पॉइंट क्या है, बी है. तो इन दोनों के बीच का जो शॉर्टेस्ट मिनिमम डिस्टेंस होगा, जैसे कि यहाँ से मैं एक सीधा लाइन खींच दूंगा ए से बी के बीच में, तो ए से बी के बीच में ये क्या हो जाएगा, उसका मिनिमम डिस्टेंस हो जाएगा. और जो मिनिमम डिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं. आया समझ में. हम अभी एक दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, उसमें हम डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है ये जानने की कोशिश करेंगे. अभी ये एक एग्जाम्पल है एक राइट एंगल ट्राइंगल का. ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल का. इसमें एक पार्ट ए पोजीशन है, एक बी पोजीशन है और एक सी पोजीशन में. ठीक है, तो ए पोजीशन पे समझो एक लड़का खड़ा है और उस लड़के को सी के पास जाना है. पर सबसे पहले वो सीधा सी के पास नहीं जाता है, वो पहले ए क्या करता है, बी भी उसका दोस्त है तो वो ए क्या करता है, पहले बी के पास जाता है. तो ए पहले बी के पास जाता है, फिर बी से बी को मिलने के बाद वो सी के पास जाता है. ठीक है, तो हमें यहाँ पे पूछा गया है कि इसका टोटल डिस्टेंस कितना होगा. ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस क्या होता है, तो टोटल डिस्टेंस का हमें जैसे डेफिनेशन पता है, तो डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ. ठीक है, एक्चुअल पाथ बोला गया तो उसका एक्चुअल पाथ क्या होगा, तो भले वो एंड में सी पे पहुंचा पर सबसे पहले वो ए से बी के पास गया तो उसने कितना 400 मीटर ट्रैवल किया. तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस 400 मीटर को इंक्लूड करना पड़ेगा. तो ए से बी के बीच का जो लेंथ होगा हमें वो करना पड़ेगा इंक्लूड, वो कितना है 400 मीटर. प्लस वो बी से सी के पास गया, बी से सी के पास कितना है 300 मीटर. तो हमारा टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, 400 प्लस 300 कितना हो जाएगा, करेक्ट 700 मीटर. तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 700 मीटर. समझ में आया, क्योंकि वो ए से पहले बी के पास गया और बी से फिर सी के पास गया. और हमें पता है कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ ट्रैवल, ठीक है, बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ मोशन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट टू द एंड पॉइंट. तो स्टार्टिंग पॉइंट हमारा ए था और एंड पॉइंट हमारा सी था, पर
ए से पहले वो बी के पास गया, फिर वो बी से सी के पास गया, तो वो पूरा जो उसका जर्नी था वो हमारा एक्चुअल पाथ हो गया। और जैसे डिस्टेंस का हमें डेफिनेशन पता है, तो ये हमारा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 700 मीटर्स। अब हम डिस्प्लेसमेंट देखेंगे। हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, हमारा शुरुआत स्टार्टिंग पोजीशन क्या था, ए था। हमारा स्टार्टिंग पोजीशन क्या था, ए था। और हमारा एंड पोजीशन क्या था, सी था। और हमें पता है एक राइट एंगल ट्राइंगल में शॉर्टेस्ट पाथ क्या रहता है, उसका हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या रहता है, उसका शॉर्टेस्ट पाथ रहता है। तो यहाँ पे हाइपोटेनियस क्या होगा, लेंथ ऑफ ए सी हो जाएगा। ठीक है, लेंथ ऑफ ए सी उसका हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग पॉइंट एंड द एंड पॉइंट होगा। तो अगर हमें डिस्प्लेसमेंट मेजर करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस ए सी के लेंथ को मेजर करना पड़ेगा, इस ए सी के लेंथ को मेजर करना पड़ेगा। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 500 मीटर। क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट टू द एंड पॉइंट। आया समझ में, इसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। और डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एक्चुअल पाथ। एक्चुअल पाथ क्या था, 400 मीटर प्लस 300 मीटर, कितना हो गया टोटल, 700 मीटर। तो यही एक छोटा सा डिफरेंस है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। अभी हम और 2 पॉइंट्स ऐड करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के अंदर। जो डिस्टेंस है, ठीक है, डिस्टेंस जो है वो क्या, कौन सी क्वांटिटी में आता है, डिस्टेंस है स्केलर। डिस्टेंस जो है हमारा, डिस्टेंस आता है स्केलर क्वांटिटी में। ठीक है, डिस्टेंस आता है स्केलर क्वांटिटी में। और उसका एसआई यूनिट क्या होता है, डिस्टेंस क्या है, लेंथ है। तो लेंथ किस में हम मेजर करते हैं, मीटर में मेजर करते हैं। ठीक है, लेंथ हम किस में मेजर करते हैं, मीटर में मेजर करते हैं। तो डिस्टेंस का यहाँ पे डेफिनेशन लिखा गया है। और वो हमें क्या बोला है कि डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी क्यों होगा, क्योंकि डिस्टेंस के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, इसके लिए वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी। अभी ये कैसा पॉसिबल है, समझो कि ये ट्राइंगल वाला हमने एग्जांपल देखा था, ये ट्राइंगल वाला एग्जांपल देखा था। तो वो पोजीशन जो रहेगा पार्टिकल ए टू सी का, उसमें डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो किधर भी जाएगा। ठीक है, तो उसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड रहने वाला है, इसके लिए वो स्केलर क्वांटिटी है। तो डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। और उसका एसआई यूनिट क्या आने वाला है, उसका एसआई यूनिट मीटर आने वाला है, उसका एसआई यूनिट मीटर आने वाला है। उसका सीजीएस यूनिट क्या आने वाला है, सीजीएस यूनिट उसका सेंटीमीटर आने वाला है। ठीक है, यहाँ पे बाजू में सीजीएस यूनिट लिखा गया है, वो सेंटीमीटर आने वाला है। और उसका एसआई यूनिट जो है वो मीटर रहने वाला है। अभी सेम चीज़ डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट किस में आता है, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अभी ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी कैसे होगा, मैं आपको वो समझाने की कोशिश है। और सी है, ठीक है। तो ए और सी के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ रहेगा वो एक ही डायरेक्शन में फिक्स रहने वाला है, मतलब उसको डायरेक्शन लगने ही वाला है। अगर हम यहाँ से उसको ऐसा नहीं माप सकते, ठीक है, वो उसका शॉर्टेस्ट पाथ नहीं होगा। तो ए से सी के बीच में डायरेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, ये 500 क्या हो जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। ठीक है, और ये जो ए टू सी का जो एंगल है वो उसका डायरेक्शन हो जाएगा। तो ये क्या था हमारा, ए टू सी का लेंथ, उसका डिस्प्लेसमेंट था। और हमें पता है कि जिसके पास मैग्नीट्यूड रहता है और डायरेक्शन दोनों रहता है वो किस में आता है, वेक्टर में आता है। ठीक है, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। और हमारा जो डिस्टेंस है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, आया सबको समझ में। अभी ये वाला जो एग्जाम्पल है वो थोड़ा ट्रिकी है पर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। समझो एक पार्टिकल है जिसने अपनी जर्नी ए से शुरू की है। ठीक है, ए से उसने अपनी जर्नी शुरू की है और एक सर्कुलर ट्रैक है। सर्कुलर मतलब सर्कल के डायरेक्शन में एक ट्रैक है। तो ए ने जर्नी शुरू की और एक कंप्लीट राउंड मार के वो वापस जहाँ से उसने जर्नी शुरू की थी
वापस वहीं पे आ गया। ठीक है, तो जहां से उसने जर्नी शुरू की थी वो वापस वहीं पे आ गया। अब हमको पूछा गया है कि फाइंड द डिस्टेंस एंड द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस हम कैसे मापेंगे, उसके एक्चुअल पाथ से। उसका एक्चुअल पाथ क्या होगा कि सर्कल का ये जो एक राउंड मारा है उसका, वो उसका एक्चुअल पाथ हो जाएगा। और सर्कल का एक राउंड और सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, करेक्ट, 2πr है हमारे सर्कल का फॉर्मूला। तो सर्कल का सरकमफ्रेंस मेजर करके हमें पता चल जाएगा कि उसका एक्चुअल पाथ यानी हमारा डिस्टेंस कितना है। पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यहाँ पे वो ट्रिकी वाला पार्ट है कि समझो ये पोजीशन से एक, ये जो ए वाला पोजीशन है वहाँ जर्नी शुरू की थी और वो वहाँ पे ही एग्जैक्टली वही पॉइंट पे आके रुक गया। ठीक है, जहाँ से समझो यहाँ ये ए है, यहाँ से उसने अपनी जर्नी शुरू की, एक कंप्लीट सर्कल राउंड मारा और वापस वहीं आ गया। तो वापस वही आ गया तो उसके स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में कोई लेंथ बचेगा नहीं, बिल्कुल नहीं बचेगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा, ज़ीरो। ठीक है, तो आपको एक बात यहाँ पे आया कि अगर आपने अपने एक स्टार्टिंग पॉइंट से जर्नी शुरू की है और वापस आपने भले ही कितना भी डिस्टेंस ट्रैवल किया हो, भले ही ये समझो इतना, ये सब जो है इतना डिस्टेंस ट्रैवल करके वापस आप वही पोजीशन पे आ जाओगे, तो आपका डिस्प्लेसमेंट हमेशा ज़ीरो ही रहेगा, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में कोई भी शॉर्टेस्ट पाथ नहीं बचेगा। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट क्या बोलता है कि स्टार्टिंग और फाइनल पॉइंट के बीच में एक लेंथ रहना चाहिए। अगर वो नहीं रहेगा तो भले ही कितना भी लंबा डिस्टेंस हो, आपका डिस्प्लेसमेंट हमेशा ज़ीरो ही रहेगा। जैसे ही ये केस में था कि ए पे, ये सर्कल पे वो जर्नी शुरू हुआ और वापस वो वहीं पे आके रुक गया, मतलब क्या हो गया, फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट के बीच में कोई भी लेंथ नहीं बचा, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। पर डिस्टेंस क्या होगा, अगर एक सर्कल मारा है, एक राउंड मारा है तो वो 2πr हो जाएगा, मारा है तो 2πr इंटू 5 हो जाएगा, हाफ राउंड मारा है तो हाफ इंटू 2πr हो जाएगा। ये सब जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तब हम अच्छे से देखेंगे। पर हमें एक बात यहाँ पे बहुत अच्छा समझ में आया कि अगर फाइनल इनिशियल पॉइंट से जर्नी शुरू हुई है और वो वापस आके वही पॉइंट पे रुक गई है, तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट एक ही हो जाएगा, तो उसके बीच में थोड़ा भी डिस्टेंस बचेगा नहीं, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होएगा, ज़ीरो होएगा। ठीक है, यहाँ पे हमें एक लाइन बताई गई है कि इवन इफ डिस्प्लेसमेंट इज ज़ीरो, इवन इफ डिस्प्लेसमेंट इज ज़ीरो ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द एक्चुअल डिस्टेंस ट्रांसवर्स में नॉट बी ज़ीरो। अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि एक सर्कल कंप्लीट हुआ था तो डिस्टेंस तो हमें था, डिस्टेंस तो कुछ हुआ था, पर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो था। ठीक है, तो ऐसा लिखा गया है कि अगर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा पर डिस्टेंस तो कुछ ना कुछ हो सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कार का, बी का, वो कार पी पार्टिकल पॉइंट से शुरू होके क्यू पे गई और वापस पी पे आ गई। ठीक है, तो उसका टोटल डिस्टेंस कितना होगा, टोटल डिस्टेंस उसका 360 प्लस 360 होगा। ठीक है, क्योंकि उसने पहले 360 मीटर ट्रैवल किया पी से क्यू तक, फिर वापस वो क्यू से पी तक आई, तो उसका 360 प्लस 360 कितना हो जाएगा, 720 मीटर्स उसका डिस्टेंस हो जाएगा। पर सोचो इतना ज़्यादा डिस्टेंस होने के बाद भी क्या उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट कुछ होगा उसका, नहीं, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा, क्योंकि जिस पॉइंट से पी से उसने चालू किया था वो वापस वहीं पे आके रुक गया। तो जब ऐसा होता है तो स्टार्टिंग और इनिशियल पॉइंट के बीच में कोई डिस्टेंस बचता है, नहीं बचता, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अभी क्वेश्चन हमें दिया गया है कि व्हाट आर वेक्टर्स एंड स्केलर। जैसे ही मैंने आपको प्रीवियस
वीडियो में बताया था कि जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं, और जिसके पास मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है, तो जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा वो स्केलर क्वांटिटी होगा, और जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा उसको हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। अभी इसमें से कुछ नीचे हमें एक और क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑफ दिस क्वांटिटीज डिस्टेंस, स्पीड, वेलोसिटी, टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट आर स्केलर एंड वेक्टर। तो अभी हमने सिर्फ डिस्टेंस के बारे में जाना है, डिस्प्लेसमेंट के बारे में जाना है, टाइम के बारे में जाना है। ठीक है, तो डिस्टेंस हमारा कौन सा क्वांटिटी है, करेक्ट, हमने अभी पढ़ा था डिस्टेंस हमारा स्केलर क्वांटिटी है, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारा कौन सा क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। डायरेक्शन भी लगता है पर डिस्टेंस को कोई डायरेक्शन नहीं लगता। ठीक है, तो जिसको डायरेक्शन लगता है मैग्नीट्यूड के साथ वो कौन सा होता है, वेक्टर होता है, और जिसको सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन मैग्नीट्यूड लगता है वो स्केलर होता है। ठीक है, और टाइम जो है, टाइम भी क्या है, हमारा स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि टाइम को भी कोई डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है, उसको सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत है। हम ऐसा नहीं बोलते कि 5 आवर हुआ है नॉर्थ डायरेक्शन में या 5 आवर हुआ है साउथ डायरेक्शन में, हम सिर्फ बोलते हैं कि 5 घंटा, या साउथ में भी होगा, उसको डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और जिसको डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है वो किस में आता है, स्केलर क्वांटिटी में। अब हम जाएंगे स्पीड और वेलोसिटी पे। तो सबसे पहले स्पीड का डेफिनेशन या स्पीड का मतलब क्या होता है वो देख लेते हैं कि डायलॉग बॉक्स दिया है कि स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टाइम रिक्वायर्ड, कि अगर हम कोई डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं और हम टाइम से उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं कि हमारा कितना टाइम लग रहा है वो डिस्टेंस को ट्रैवल होने के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम उसका स्पीड बोलते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं, द डिस्टेंस, डेफिनेशन हम स्पीड का क्या लिख सकते हैं, द डिस्टेंस ट्रैवल इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन बाय एनी ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड इट्स स्पीड। यहाँ पे ये जो वेलोसिटी लिखा है ये गलत है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, क्योंकि जब डिस्टेंस होता है तब सिर्फ स्पीड ही आता है। ठीक है, तो distance travel in a particular direction by any object in unit time is called as speed। तो हम ये वाला डेफिनेशन नहीं देखेंगे, हम सिर्फ ये वाला डेफिनेशन देखेंगे। ठीक है, तो स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टाइम रिक्वायर्ड। अगर आपकी बुक्स में भी ये गलती होगी तो आप इसको चेंज कर लेना, क्योंकि जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा स्पीड्स के साथ रिलेटेड होता है, और जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो वेलोसिटी के साथ रिलेटेड होता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है द डिस्प्लेसमेंट दैट ऑकर्स इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। ठीक है, तो आपकी बुक में मैंने जानकर ये मेंशन किया है अपने वीडियो में, क्योंकि यहाँ पे एक करेक्शन है, जो ये वेलोसिटी का है, यहाँ पे वेलोसिटी नहीं स्पीड आएगा। ठीक है, तो स्पीड का हमारा डेफिनेशन क्या हो जाएगा, द डिस्टेंस ट्रैवल इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन बाय एनी ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज स्पीड। ठीक है, यहाँ वेलोसिटी हमें नहीं लिखना है, तो जाएगा। और डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, तो जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे और जब हम उसको टाइम के साथ कंपेयर करेंगे, मतलब हम देखेंगे कि इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए कितना टाइम लग रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि वो हमारा स्पीड है। अभी स्पीड का यूनिट क्या होगा, इतने सारे डेफिनेशंस, इतने सारे यूनिट्स, इसको याद करना इतना मुश्किल होता होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और यूनिट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, अगर आप बराबर यूनिट नहीं लिखोगे तो आपके बहुत ज़्यादा मार्क्स कट हो जाएंगे। ठीक है, तो यूनिट हमें बहुत ज़्यादा अच्छे से याद करना है, और उसको याद हम कैसे करेंगे, हमारे डेफिनेशन में ही हमारा यूनिट छुपा है। तो डिस्टेंस का हमारा यूनिट क्या होगा, डिस्टेंस का हमारा यूनिट क्या होता है, मीटर होता है, और टाइम का हमारा यूनिट क्या होता है, सेकंड होता है। तो हमारा स्पीड का यूनिट क्या हो गया, स्पीड का यूनिट हो गया मीटर पर सेकंड। इतना तो सिंपल है, वाह, ये तो बहुत इजी है। तो स्पीड का हमें यूनिट जो है वो याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, हमको
डिस्टेंस का तो यूनिट याद ही है, हमारा SI यूनिट डिस्टेंस का मीटर है, और टाइम का भी हमें SI यूनिट याद है, हमारा टाइम का यूनिट सेकंड है। तो स्पीड का यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड हो जाएगा। और यही चीज़ अगर हमको CGS यूनिट में पूछा गया, CGS सिस्टम में हमको पूछा गया, तो हम क्या लिखेंगे, CGS सिस्टम में हमारा डिस्टेंस किस में मेजर करते हैं, सेंटीमीटर में, और टाइम किस में मेजर करते हैं, सेकंड में। तो CGS सिस्टम में हमारा स्पीड का यूनिट क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर पर में ही उसको मेजर करना रहता है। तो SI यूनिट के हिसाब से हमारा डिस्टेंस ट्रैवल हो जाएगा मीटर, और टाइम हो जाएगा सेकंड। तो ये हमारा स्पीड का यूनिट हो जाएगा। ठीक है, तो हमें स्पीड तो पता चल गया। अभी स्पीड में हमारे पास डिस्टेंस है, और डिस्टेंस कौन सा क्वांटिटी है, डिस्टेंस क्वांटिटी होता है स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो स्पीड भी हमारा क्या हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। ठीक है, जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होता है। तो स्पीड जो है वो हमारा स्केलर क्वांटिटी में आ जाएगा। तो हमारा ये जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ दिस क्वांटिटीज, उसमें जो ये स्पीड है वो स्पीड किस में आएगा, ये जो स्पीड है वो किस में, स्केलर में आएगा। क्यों, क्योंकि जो डिस्टेंस है वो किस में आता है, स्केलर में आता है। और जब डिस्टेंस स्केलर में आता है तो स्पीड भी किस में आएगा, स्केलर में आएगा। उसको डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हम जाएंगे वेलोसिटी के ऊपर। वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। जब हम डिस्प्लेसमेंट को टाइम के साथ कंपेयर करते हैं, ठीक है, तब उसको हम वेलोसिटी बोलते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है, द डिस्प्लेसमेंट दैट ऑकर्स इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज वेलोसिटी। अगर जो हमारा शॉर्टेस्ट पाथ रहता है दो पॉइंट के बीच में, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, अगर वो शॉर्टेस्ट पाथ को ट्रैवल करने के लिए हमें कितना टाइम लग रहा है, वो जब हम देखते हैं तो उस टर्म को हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो जाएगा। अभी वेलोसिटी का भी यूनिट निकालना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट का भी यूनिट मीटर ही होगा, क्योंकि वो भी लेंथ है। ठीक है, ऐसा यूनिट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट का मीटर होगा, और टाइम का वापस ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। तो हमारे वेलोसिटी का क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। ये तो स्पीड का भी मीटर पर सेकंड और वेलोसिटी का भी मीटर पर सेकंड। पर डिस्प्लेसमेंट कौन सा क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट स्केलर है या वेक्टर है, करेक्ट, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कौन सा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो वेलोसिटी कौन सा क्वांटिटी होगा, वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो हम डिस्प्लेसमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वेलोसिटी भी हमारा वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया। तो वेलोसिटी जो है वो हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। ठीक है, और उसका यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। अब हमारे टेक्स्ट बुक में हमें एक एग्जाम्पल दिया है, हम उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे हमें क्या क्या बताया गया है, पहले हम वो देख लेंगे हमारे डायग्राम से, कि एक शीतल एंड प्रशांत करके एक घर है। ठीक है, उस घर से एक दूसरा घर है संगीता का। ठीक है, और दोनों घर और एक तीसरा लोकेशन हमें स्कूल दिया गया है। ठीक है, तो हमें क्या बताया गया है कि तो शीतल और संगीता के घर के बीच के जो पाथ है उसको हम पाथ ए बोलेंगे, और उसके बीच में कितना डिस्टेंस है। वैसे ही संगीता का घर और स्कूल के बीच का पाथ को पाथ बी बोला गया है, और उन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, 1200 मीटर का डिस्टेंस है। और संगीता और शीतल एंड प्रशांत के घर से स्कूल के बीच में कितना लेंथ है या डिस्टेंस है, 1300 मीटर का डिस्टेंस है। तो अभी हमें बोला गया है सबसे पहले कि इसका एक एक का डिस्टेंस निकालना है। एक एक का डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, कि मैंने देखो यहाँ पे ट्राइंगल बना दिया, शीतल एंड प्रशांत के घर को ए नाम दे दिया, संगीता के घर को बी नाम दे दिया, और स्कूल को सी नाम दे दिया। ठीक है, तो ये हमारा एक ट्राइंगल बन गया। तो सबसे पहले कि ऐसा हमें बोला गया है कि शीतल स्प्रेड
तो उसका स्पीड कितना था, ठीक है। तो शीतल का स्पीड पाथ ए पे हमको स्पीड निकालना है, तो हम क्या निकाल, उसका फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम उसका फॉर्मूला है। तो हमारा डिस्टेंस कितना है, हमारा डिस्टेंस है 500 मीटर्स। कितना है, 500 मीटर्स। और हमको टाइम कितना दिया गया है, 5 मिनट्स। टाइम कितना दिया है, 5 मिनट्स। तो हमें जब स्पीड निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये कितना हो जाएगा, 500 डिवाइड बाई 5, वो हमारा हो जाएगा 100 मीटर्स पर मिनट, ठीक है। 100 मीटर्स पर मिनट हो जाएगा। तो ये हमारा पहला रूट हो गया। अभी दूसरा क्या रूट बताया गया है कि बी के सी का बीच का, ठीक है। तो हमने जब पाथ जो ए था हमारा, ठीक है, पहला वाला पाथ, जो पाथ ए था शीतल एंड संगीता के बीच का, उसका स्पीड निकाला हमने डिस्टेंस अपॉन टाइम से। डिस्टेंस कितना था, 500 मीटर्स, और टाइम कितना दिया गया था, 5 मिनट्स दिया गया था, ठीक है। तो 100 मीटर्स पर मिनट हमारा स्पीड निकल गया। अभी हमें बोला है कि जो शीतल है वो पहले संगीता के घर पे गई थी, अब उसने संगीता से घर से स्कूल गई है, ठीक है। तो उसने अभी पाथ बी चूज किया है। तो पाथ बी का टोटल डिस्टेंस कितना है, 1200 मीटर्स है। पार्ट बी का टोटल डिस्टेंस कितना है, 1200 मीटर्स है। तो हमें अभी 12, ये जो पाथ बी है डिस्टेंस कितना है, 1200 मीटर, और हमारा टाइम कितना है उसके लिए, 24 मिनट्स है, ठीक है। जब हम इसको डिवाइड करेंगे हमें कितना आ जाएगा, 50 मीटर्स पर मिनट हो जाएगा। तो ये जो संगीता के घर से स्कूल के बीच का जो स्पीड था शीतल का, वो 50 मीटर्स पर मिनट हो जाएगा। अभी हमें बोला गया है कि टोटल डिस्टेंस, टोटल स्पीड या एवरेज स्पीड इसका शीतल का कितना हुआ, टोटल उसकी जर्नी का। तो उसकी टोटल जर्नी क्या थी, पहले उसके घर से संगीता के घर तक, और फिर संगीता के घर से स्कूल तक, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, को लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले शीतल और संगीता के घर के बीच में कितना डिस्टेंस था, 500 मीटर का, और संगीता से स्कूल के बीच के कितना डिस्टेंस था, 1200 मीटर का। तो हमारा टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 700 मीटर्स हो गया, ठीक है। और पाथ ए पे हमको कितना टाइम लगने वाला था, 5 मिनट्स, और पाथ बी पे हमें कितना टाइम लगा, 24 मिनट। तो हमारा टोटल टाइम कितना हो गया, 29 मिनट, ठीक है। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमें हमारा एवरेज स्पीड मिल जाएगा। एवरेज स्पीड हमने निकाला 58.6 मीटर पर मिनट, ठीक है। आया समझ में। एवरेज स्पीड निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल डिस्टेंस को हमें टोटल टाइम के साथ डिवाइड करना पड़ेगा, तब हमें अपना आंसर इजीली आ जाएगा, ठीक है। तो शीतल को टोटल स्पीड या शीतल को टोटल जर्नी थी वो है 58.6 मीटर पर मिनट, ठीक है। मतलब वो 1 मिनट में 58.6 मीटर ट्रैवल कर रही थी। अभी हमें निकालना है वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी के लिए हम क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का इस्तेमाल करेंगे। तो ये जो शीतल का घर था, जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा हमें उसको लेना पड़ेगा, और शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है, ये वाला है, ठीक है। शॉर्टेस्ट पाथ ये वाला है, जिसका डिस्टेंस कितना हमें दिया गया है, 1300 मीटर, और ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो हमारा वेलोसिटी कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो जाएगा। टाइम तो उतना ही लेना पड़ेगा क्योंकि टाइम तो उतना ही लग रहा है, पर हमारा डिस्टेंस यहाँ पे कम हो जाएगा। तो डिस्टेंस कितना है, 1300, और टाइम कितना है, 29। तो हमारा टोटल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लेके 44.83 मीटर्स पर मिनट। कितना हो जाएगा, 44.83 मीटर्स पर मिनट। तो जब हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो शीतल 1 मिनट में 44.83 किलोमीटर्स को ट्रैवल कर रही है, ठीक है। ऐसे ही हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को निकालते हैं। आगे एग्जाम्पल्स जब आएंगे तब हम इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे। अभी हम एक और टॉपिक की बात करेंगे कि इफेक्ट ऑफ स्पीड एंड डायरेक्शन ऑन वेलोसिटी। जब स्पीड को बदलते हैं या डायरेक्शन को बदलते हैं
तो क्या वेलोसिटी चेंज होती है या नहीं, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। तो हम इसमें हमें क्या बताया गया है कि जब आप स्पीड को चेंज करोगे, ठीक है, डायरेक्शन को आपने नहीं बदला है पर आपने स्पीड को बदला है, आपने स्पीड को बदला है और डायरेक्शन को नहीं बदला है, तो आपका वेलोसिटी चेंज होगा। हाँ ज़रूर होगा। ऐसा कैसे कैसे होगा कि समझो आप एक सीधे पाथ पे जा रहे हो, ठीक है, लीनियर डायरेक्शन में जा रहे हो और बार बार आप अपना स्पीड चेंज कर रहे हो, तो बार बार जब अपना स्पीड चेंज कर रहे हो तो आपका टाइम कम ज़्यादा हो रहा है, टाइम कम ज़्यादा हो रहा है और डिस्टेंस भी कम ज़्यादा हो रहा है। जब ये दोनों चीज़ चेंज हो रही है तो आपकी जो वेलोसिटी है वो भी डेफिनेटली चेंज होने वाली है। तो सबसे पहले जब आप स्पीड चेंज करते हो तो आपकी वेलोसिटी चेंज होती है, ठीक है। सेकंड है हमारा डायरेक्शन। जब आप डायरेक्शन चेंज करते हो तब क्या होता है, तब भी आपका जो वेलोसिटी है वो बदलता है। आपने अभी स्पीड चेंज नहीं की, समझो आप एक सर्कुलर ट्रैक पे चल रहे हो, ठीक है, सर्कुलर ट्रैक पे या एक सर्कल में आप कंटिन्यूसली एक ही स्पीड से ट्रैवल कर रहे हो पर बार बार अपना डायरेक्शन चेंज कर रहे हो, और जब डायरेक्शन चेंज होता है तो वेलोसिटी भी ऑब्वियसली बदलने ही वाली है, ठीक है। तो डायरेक्शन चेंज होने से वेलोसिटी भी बदलती है, और आखिर में जब स्पीड भी बदलता है और डायरेक्शन भी बदलता है तो दोनों चीज बदलती है, मतलब स्पीड और डायरेक्शन दोनों जब बदल रहा है तो वेलोसिटी भी चेंज होने वाली है, ठीक है। तो स्पीड भी जब चेंज होती है तब भी वेलोसिटी चेंज होती है, जब डायरेक्शन बदलते हो तब भी वेलोसिटी चेंज होती है, और स्पीड और डायरेक्शन दोनों बदलते हो तब भी वेलोसिटी चेंज होती है, ठीक है। हमें यहाँ पे कुछ फैक्ट्स बताए हैं। द फर्स्ट साइंटिस्ट द फर्स्ट साइंटिस्ट टू मेजर स्पीड अपॉन टाइम वॉज गैलीलियो। हमने गैलीलियो का नाम सुना है। गैलीलियो एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे अपने टाइम के, गैलीलियो गैलीली। उन्होंने पहला टेलीस्कोप भी बनाया था और वो पहले इंसान थे जिसने स्पीड मेजर किया था डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला इस्तेमाल करके, और उनने स्पीड ऑफ साउंड इन ड्राई एयर मेजर किया था जो 343 मीटर पर सेकेंड है। समझो एक सेकेंड में साउंड जो रहता है वो 343 मीटर ट्रैवल कर सकता है। और लाइट हमने पूरे दुनिया में, पूरे यूनिवर्स में सबसे फास्टेस्ट है लाइट से फास्ट कुछ नहीं है। लाइट का स्पीड कितना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इतना ज़्यादा। अब ये 3 × 10⁸ मतलब क्या है, 3 × 10⁸ मतलब 3 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 0, इतना ज़्यादा डिस्टेंस एक सेकेंड में, एक इतना ज़्यादा मीटर एक सेकेंड में लाइट ट्रैवल कर रही है, ठीक है। और मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि हम स्टेशनरी होते हुए भी मोशन में है, जिसको हम रिलेटिव मोशन कहते हैं, क्योंकि हमारी पृथ्वी सन के अराउंड घूम रही है। तो सन के अराउंड देखो कितने तेजी से घूमती है, 29,770 मीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में वो 29,770 मीटर्स ट्रैवल कर रही है। सोचो 20 इतना ज़्यादा एक सेकेंड में, फिर भी हमें फील नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें गैलीलियो ने, ये सब हमें कुछ स्पीड दिए हैं हमारे आसपास की चीज़ों की। और जो पहला साइंटिस्ट था या पहला इंसान था जिसने स्पीड को मेजर किया है डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला इस्तेमाल करके, वो गैलीलियो था, ठीक है। आज के लेक्चर के लिए हम यहाँ पे ही कंक्लूड करेंगे, से हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच।